हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 अक्टूबर तक रहेंगे गुजरात में। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति 28 अक्टूबर को गुजरात पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने अहमदाबाद आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गरीबों को घर दिलाने से जुड़ी आवास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत करीब 1000 सस्ते घर बनाए गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति 5 परिवारों को घरों की चाबियां सौंपेंगे। राष्ट्रपति भावनगर जिले के तलजरदा में स्थित मोरारी बाबू के आश्रम श्री चित्रकूट धाम का भी दौरा करेंगे। बता दें कि गुजरात के तलगाजड़ा में मोरारी बापू श्री चित्रकूट धाम आश्रम है। मोरारी बापू ने पिछले साल अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। इस दौरान वो आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करने के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो पूरे हो चुके व चल रही बुनियादी ढांचों के कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ में तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 2013 की त्रासदी के बाद शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। संपूर्ण पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है, जिन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे और पूर्ण हो चुके कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। साथ ही वो यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके लिए मुआवजे की घोषणा की है। डोडा जिले में एक मिनी बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिससे 9 यात्रियों की मौत हो गई थी और 15 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में थातरी में हुई सड़क दुर्घटना से दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एक अन्य ट्वीट में पीएमओ ने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ित के लिए अनुग्रह राशि की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि के तौर पर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मौजूदा चेयरमैन विवेक देबरॉय के अंतर्गत ESC-PM का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन के तहत परिषद से भी अनंत नागेश्वरन को हटा दिया गया है, जबकि राकेश मोहन, पूनम गुप्ता और टीटी राम मोहन प्रबंधन संस्थान को ECPM के आंशिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। परिषद के अन्य अंशकालिक सदस्यों में साजिद चेनोय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह शामिल हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने 27 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना में कहा कि प्रधानमंत्री ने ECPM के पुनर्गठन को 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार परिषद के लिए तय नियम एवं शर्तों में प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई आर्थिक या किसी भी अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उन्हें सलाह देना शामिल है। ESC-PM स्वतंत्र निकाय है, जो इसका गठन सरकार, खासकर प्रधानमंत्री और आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक कॉलेज समारोह में कहा कि बर्गर और पिज्जा खाना दूसरे देशों में ठीक है, लेकिन भारत में ठीक नहीं। दरअसल उत्तरी गोवा में एक कॉलेज परिसर के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने प्रौद्योगिकी द्वारा परिभाषित और जलवायु परिवर्तन से खतरे वाले युग में प्राकृतिक महत्व को रेखांकित किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और आज भी है। किसी विवाद को अपनी तरफ से शुरू करना हमारे मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में हो। राजनाथ सिंह गुरुवार को पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने संवर्धित पर्यावरणीय परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। साथ ही मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MK-11 TBRL विकसित
वारहेड के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इकोनॉमी एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर को सौंपा गया। वहीं नीट रिजल्ट 2021 का इंतजार कर रहे 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना सामने आई है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार यानी आज एक संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी 2021 परीक्षा परिणामों को ऐलान करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी पाबंदी लगा दी है जिसमें एनटीए को 2 उम्मीदवारों के लिए दोबारा से परीक्षा का आयोजन करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्स में दाखिले के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट 2021 प्रवेश परीक्षा के नतीजों की तिथि को लेकर जल्द अपडेट परीक्षा पोर्टल neet.nta.nic.in पर या NTARresult.nic.in पर जारी किया जा सकता है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। गृह सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से हर जिले के अस्पताल आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशों को अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए। तो अब देश की राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं राज्यों की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य के 9 जिलों के किसानों को 774 करोड़ रुपए वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्हें खराब मौसम के कारण फसल का नुकसान हुआ था। सरकार ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 9 जिलों के किसानों को 774 करोड़ रुपए वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों की फसल अधिक बारिश, बाढ़ और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो गई थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कराए गए छठे सीरो सर्वे में शामिल 90% से अधिक लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सर्वे के मुताबिक पुरुषों की तुलना में सीरो पॉजिटिव महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। छठा सीरो सर्वे 14 सितंबर से शुरू हुआ था। इसके बाद एक हफ्ते तक पूरी दिल्ली के 280 वार्डों से करीब 28,000 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि दिल्ली को महामारी की दूसरी लहर जैसी तबाही मचाने वाली किसी अन्य लहर का सामना तब तक नहीं करना पड़ेगा जब तक कि वायरस का कोई अन्य गंभीर वेरिएंट सामने नहीं आता। अधिकारी ने कहा, हालांकि सीरो सर्वेक्षण में उच्च स्तर पर एंटीबॉडी विकसित होने की जानकारी सामने आने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली ने हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर ली है। गौरतलब है कि जनवरी में किए गए 5वें सीरो सर्वे में 56.13% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। वहीं देश के कई राज्यों में मौसम का उलटफेर जारी है, तो वहीं तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून एक्टिव हो गया है, जिसके कारण दक्षिण भारत में इस वक्त भारी बारिश की आशंका है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। आईएमडी ने यहां पहले से ही 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी बात कही गई है। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली के लिए अक्टूबर के अंत में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। पश्चिमी विक्षोभ जो आम तौर पर दिसंबर और जनवरी में एक्टिव होता है, इस साल उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में जल्द आ गई है, इसलिए इस बार सर्दी जल्दी दस्तक देगी। वहीं विभिन्न राज्यों में विधानसभा व लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को प्रचार थम गया है। अब 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना में उपचुनाव होना है। अब राष्ट्रीय और राज्य खबरों के बाद अब नजर डालते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कोविड-19 वैक्सीन रणनीति और चीन सहित कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी साझेदारी
30 साल पूरे करेगी और भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। खुशी है कि हम इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाएंगे। पीएम मोदी ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन में कहा कोविड-19 महामारी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण हम सभी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की भी परीक्षा थी। कोविड युग में हमारा आपसी सहयोग भविष्य में हमारे संबंधों को मजबूत करता रहेगा और हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G20 देशों की शिखर वार्ता और पर्यावरण पर ग्लासगो में आयोजित COP26 बैठक में भाग लेने के लिए 29 से 2 नवंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर वार्ता में भाग लेने से पहले वेटिकन में रोमन कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से भेंट करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में मंच G20 में विश्व नेता कोरोना महामारी से लड़ने के उपायों के संबंध में चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी जैसी भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि भारत विश्व मंच पर विकासशील देशों, उभर रही अर्थव्यवस्था और सामान्य लोगों की आवाज मुखर करता रहेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 अक्टूबर को रोम में G20 देशों के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की एक ज्वाइंट मीटिंग में हिस्सा लेंगी, जिसमें अन्य विषयों के अलावा कोविड महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोम में G20 के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की ज्वाइंट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए एक ऑफिशियल विजिट शुरू किया है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम और उसके खिलाफ तैयारी और रिस्पॉन्स को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक रोम में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले होगी। G20 देशों के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स इस बात पर चर्चा करेंगे कि महामारी को लेकर रिस्पॉन्स को कैसे तेज रखा जाए तथा हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच और समन्वय की व्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए। G20 देशों के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स इटली की अध्यक्षता में अपनी पहली जॉइंट मीटिंग के लिए रोम में इकट्ठा होंगे। वहीं भारत में इजराइल के नवनियुक्त राजदूत नाओर गिलोन ने स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल संबंधित विवाद को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए गुरुवार को कहा कि NSO जैसी कंपनियां अपने उस उत्पाद गैर सरकारी संस्थाओं और संगठन या व्यक्तियों को नहीं बेच सकती। गिलोन का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने NSO के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं समेत भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और कहा था कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा। NSO या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजरायली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं। गिलोन ने कहा, केवल यही मुख्य अनिवार्यता है, वे इसे गैर सरकारी तत्वों को नहीं बेच सकती। भारत में जो हो रहा है वो उसका आंतरिक मामला है और मैं आपके आंतरिक मामलों पर बात नहीं करूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।